दोस्तों स्वागत है आपका योर नेम मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि हमारी इस लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट है, जिसमें हम आगे की बची हुई पूरी कहानी, इसके साथ जुड़ी कुछ थ्योरीज और एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी हुई है और आप सिर्फ इस कहानी की एंडिंग समझने के लिए यहाँ आए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं। आप डायरेक्टली उस ड्यूरेशन तक वीडियो को स्किप करके कहानी समझ सकते हो। और जिन लोगों ने ना तो मूवी देखी है और ना ही हमारी इस कहानी की पार्ट 1 वाली वीडियो, वो पहले हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो को देखेंगे ही। लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखी हुई भी है, उन्हें भी मैं एक और बार उसे देखने को सजेस्ट करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये कहानी कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो अब अगर आप एक और बार हमारी पिछली एक्सप्लेनेशन को सुनोगे तो आपको बहुत सी बातें खुद ही समझ आने लग जाएगी, जो आप पहली बार में समझ नहीं पाए थे। वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देख के आगे की एनीमे एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। ध्यान रहे इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल ही जाएंगे। इतोमोरी का ये दृश्य देखने के बाद ताकी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से वापस चले जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। ताकी अभी भी सदमे में ही था। वो बहुत से पुराने रिकॉर्ड्स में वो घटना ढूंढता है और उसके बारे में ऑनलाइन भी सर्च करता है। तब उसे पता लगता है कि सच में 3 साल पहले उस जगह जब लोग पतझड़ का त्योहार मना रहे थे, तब उस समय वहाँ पर धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा। सभी इस बात से अनजान थे, इवन तक कि साइंटिस्ट तक को इस बात का पूर्व अनुमान नहीं था। वो एक रिकॉर्ड में मरने वालों के नाम चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो सच में मित्सुहा नाम की एक लड़की का नाम लिखा होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि उसे धूमकेतु दिखने वाला है। सुकासा को उसकी हरकतें और उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और मिस ओकुदेरा को लग रहा होता है कि जैसे वो सच में किसी न किसी से तो जरूर मिला है, जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकी की हालत ठीक नहीं होती। वो अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। सोच सोच के थक कर वो अपने मन को झूठी तसल्ली देने लग जाता है कि उसने 3 साल पहले ये खबरें देखी होगी, तभी उसे ये सब सपने आए होंगे, या फिर ये कोई उस लड़की का साया होगा जो उसे हॉन्ट कर रहा है। मिस ओकुदेरा उसके कमरे में आती है और उसकी नजर ताकी के हाथ में बंधे हुए एक धागे पर पड़ती है। वो उसे उसके बारे में पूछती है तो ताकी कहता है ये उसे किसी ने कुछ साल पहले दिया था, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि किसने। ताकी फिर से सोच में पड़ जाता है और उस धागे से उसे अचानक मित्सुहा की दादी की बात याद आने लग जाती है, जो उसने ताकी को मियामिजुकी देवता की कब्र में जाती बार कही थी। अब ये सब जो उसके साथ हुआ, ये एक सपना ही था या हकीकत, ये जानने का एक ही तरीका था कि अगर वो सच में वहाँ पर वो छुपी हुई जगह ढूंढ निकालता है जहाँ मियामिजुकी देवता की कब्र थी। वो सुबह होने से पहले ही वहाँ से चुपचाप बिना किसी को बताए अकेला ही इतोमोरी निकल जाता है और जो उसकी बची हुई याददाश्त रही होती है उसके सहारे वो जगह सच में ढूंढी निकालता है। वो रोते हुए कहता है तो वो सब सच में एक सपना नहीं था। वहाँ पर वो नदी भी थी जहाँ से आगे रास्ता पाताल की ओर जाता है। वो उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ मित्सुहा का वही कुचिकामे साके मिलता है जिसने तब यहाँ रखा था जब वो उसके शरीर में था। वो कहता है ये मित्सुहा का आधा हिस्सा मैंने धूमकेतु के टूटने के पिछले दिन यहाँ रखा था। मतलब मैं जिस मित्सुहा को जानता हूँ वो 3 साल पहले की है, यानी कि हमारी समय रेखा अलग अलग है। इसके बाद वो कहता है क्या समय को पलटा जा सकता है, मुझे एक और मौका चाहिए। इसके बाद वो उस कुचिकामे साके को पी लेता है। इसे पीते ही वो जमीन पर गिर जाता है और मित्सुहा के साथ जो कुछ भी बचपन से हुआ उसे वो सब अपने सामने दिखने लग जाता है। उसे वो दृश्य भी दिखता है जब मित्सुहा उस धूमकेतु को देखने जाने वाली होती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहता है मित्सुहा वहाँ से चली जाओ, मित्सुहा वहाँ तुम्हें खतरा है। पर मित्सुहा को ये सब सुनाई नहीं दे रहा होता। वो वहाँ चली जाती है और उसके ऊपर वो धूमकेतु गिर जाता है। इसके बाद अचानक अंधेरा छा जाता है और हम मित्सुहा को नींद से उठता देखते हैं। ये वही दिन था जब धूमकेतु गिरने वाला होता है। हमें पता चलता है कि उसके अंदर ताकी है। वो मित्सुहा को जिंदा देखकर बहुत जोर से रोने लग जाता है। तभी उसकी छोटी बहन योत्सुहा वहाँ जाती है और देखती है कि वो तो इस बार रोते रोते अपने चंगू मंगू दबा रही होती है। मित्सुहा यानी कि ताकी योत्सुहा को देखते ही और भी ज्यादा रोने लग जाता है और उसकी तरफ भागते हुए कहता है मेरी छोटी बहन योत्सुहा। ये देखकर योत्सुहा डर जाती है और एकदम से दरवाजा बंद करके वहाँ से अकेली ही स्कूल चली जाती है। ताकी भी तैयार होकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी दादी उसे देखकर कहती है तुम तो मित्सुहा नहीं हो, है ना। ये सुनकर ताकी चौंक जाता है। उसकी दादी आगे कहती है जब मैं छोटी थी तब मुझे भी ऐसे किसी और की जिंदगी जीने के अजीब से सपने आया करते थे, और मुझे ही नहीं बल्कि ये मेरी माँ को भी आते थे। जितने मजे करने हैं कर लो, क्योंकि जागने के बाद तुम सब भूल जाओगी। ये सुनकर ताकी दादी को जो आज रात को होने वाला होता है वो बता देता है, पर दादी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और साथ ही वो उसे कहती है कि कोई और भी तुम्हारी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद वो स्कूल में तेशी और सायका को ये बताती है, पर वो भी इसका विश्वास नहीं कर रहे होते। पर एक दोस्त होने के नाते वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये तीनों शहर के लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मित्सुहा अपने पापा जो कि मेयर हैं उन्हें भी
अपने प्लान में शामिल होने को मना लेगी। तेशी एक बॉम्ब पावर हाउस में प्लांट करेगा और साथ ही शहर के रेडियो प्रसारण को भी हैक करेगा और बॉम्ब फटने के बाद सायका रेडियो ट्रांसमिशन में जंगल में भयंकर आग लगने का अलर्ट जारी करेगी और सारे गांव के लोगों को यहाँ से स्कूल में आने को बोलेगी, क्योंकि मित्सुआ के अकॉर्डिंग ये स्कूल धूमकेतु के गिरने की रेंज से बाहर है। इसके बाद ताकि मित्सुआ के पापा के ऑफिस जाता है और उन्हें आज रात में जो धूमकेतु वाली घटना होने वाली है उसके बारे में बताता है, और उसके पापा उसकी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे होते। वो उसे डांटने लग जाते हैं और उसे पागल करार देकर किसी डॉक्टर को कॉल करने लग जाते हैं। ये देखकर ताकि को गुस्सा आ जाता है और वो उनका कॉलर पकड़ लेता है। उसके पापा भी अपनी बेटी के इस बदले बिहेवियर को देख के दंग रह जाते हैं और उसे कहते हैं कौन हो तुम, पर ताकि वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह निराश हो जाता है और रास्ते में उसे योत्सुआ मिलती है। वो उसे कहता है कि रात होने से पहले दादी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जिस पर योत्सुआ कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, कल तुम अचानक टोक्यो चली गई थी और आज ये सब फालतू की बातें कर रही हो। ताकि ये सुन के हैरान हो जाता है। ताकि मन में सोचता है कि अगर मैं अभी यहाँ हूँ तो इसका मतलब मित्सुआ उस गुफा में मेरी बॉडी में होगी। इसके बाद वो मियामिज़ुकी देवता की कब्र की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुआ को भी ताकि के शरीर में उस गुफा के अंदर होश आ जाता है। वो हैरान हो जाती है कि आखिर ताकि यहाँ क्या कर रहा है। जब वो अपने सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसका पूरा गांव खत्म हो चुका है। वो घबराते हुए कहती है तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। और इधर ताकि भी बस उस जगह पहुँचने ही वाला होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब मित्सुआ मुझसे मिलने आई थी, पर क्योंकि उस समय मैं 3 साल पहले का ताकि था तो मैं उसे पहचान नहीं पाया होगा। और साथ ही हम भी वो सीन देखते हैं जब मित्सुआ ताकि को मिलने के लिए अकेले टोक्यो आ जाती है। वो ताकि को बहुत ढूंढती है, पर एट दी एंड उसे वो एक ट्रेन में मिलता है। वो ताकि के सामने ही होती है। वो ताकि को उसका नाम लेके पुकारती है, पर ताकि उसे पहचान ही नहीं पाता। ये देखकर मित्सुआ बहुत एम्बेरस हो जाती है और मन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है वो धक्के की वजह से ट्रेन से बाहर निकल जाती है और तभी ताकि उसे उसका नाम पूछता है। वो अपने बालों से अपना धागा निकाल कर उसे देती है और कहती है मित्सुहा। और वहीं ताकि को भी अब याद आ जाता है कि 3 साल पहले जिस लड़की ने मेरे हाथ में धागा दिया था वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा ही तो थी। इसके बाद वो भी उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह मित्सुहा भी थी। दोनों एक ही जगह थे पर अलग अलग समय में। ताकि मित्सुहा को आवाज देता है। वो दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे होते हैं पर देख नहीं पा रहे होते। जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है और शाम हो जाती है वैसे ही अचानक ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो भी अपने अपने शरीर में। एक दूसरे को आमने सामने देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताकि उसे कहता है तुम बहुत दूर चले गई थी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मित्सुहा कहती है पर कैसे, मैं तो मर गई थी ना। जिस पर ताकि कहता है मैं तुम्हारा रखा कुचिका में साके पी गया। ये सुनते ही मित्सुहा का मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है और साथ ही उसे कहती है तुमने मेरे शरीर के साथ उटपटांग हरकतें भी की थी। ताकि घबराते हुए कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर मित्सुहा कहती है योत्सुहा से। इसके बाद ताकि अपने हाथ पर लगा उसका धागा उसे वापस लौटा देता है और उसे क्लियर कर देता है कि जिस वक्त उसने उसे धागा दिया था उस वक्त वो उसे जानता ही नहीं था। साथ ही वो उसे बता देता है कि अब उसे आगे क्या करना है और वो कहता है कि इससे पहले कि सूरज ढल जाए हम एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथ में लिख लेते हैं ताकि हम एक दूसरे को ना भूलें। ताकि मित्सुहा के हाथ में तो लिख देता है पर मित्सुहा सूरज ढलने की वजह से उसके हाथ पर अपना नाम नहीं लिख पाती और वो दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो जाते हैं। ताकि को उसका नाम पर याद होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में उसका नाम लिखने लगता है वैसे ही वो भूल जाता है। इवन तक कि वो ये भी भूल जाता है कि वो आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा फटाफट से अपने गाँव की तरफ निकलती है। इसके बाद वो तेशी के साथ अपने गाँव के पावर हाउस में बॉम्ब प्लांट करती है। आसमान में भी अब धूमकेतु नजर आ रहा होता है। जैसे ही धमाका हो जाता है पूरे शहर की बिजली जाने लग जाती है और सायका रेडियो ट्रांसमिशन में अलर्ट जारी कर देती है कि अभी अभी एक धमाका हुआ है जिससे जंगल में आग लग गई है, जल्दी से सभी गांव वाले स्कूल की तरफ आएं। वहीं हम देखते हैं कि लोगों को इस ट्रांसमिशन से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मित्सुहा और तेशी उन्हें यहाँ से भगाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा होता। वहीं मेयर भी इस ट्रांसमिशन के सोर्स को पता करने लग जाता है। तेशी मित्सुहा को कहता है किसी भी हालत में अपने पापा को मनाओ, उनके ऑर्डर के बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मित्सुहा अपने पापा के ऑफिस की तरफ भागती है और भागते भागते ये रियलाइज करती है कि वो ताकि का नाम भूल गई है और नाम ही नहीं वो ये भी भूल गई है कि जो इंसान उसके लिए बहुत प्यारा था आखिर वो है कौन। वो ऊपर आसमान में धूमकेतु को टूटते हुए देखती है और नीचे गिर जाती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसके हाथ में एक दूसरे को ना भूलने के लिए नाम लिखा था। वो देखती है कि वहाँ पर कोई नाम नहीं बल्कि आई लव यू लिखा होता है। वो हंसते हुए कहती है इसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा बेवकूफ, और वापस भागने लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मेयर और उसके आदमी सायका और तेशी को पकड़ लेते हैं और रेडियो में ट्रांसमिशन करते हैं कि पिछला किया गया अलर्ट फेक था। उधर सारी तरफ पूरी दुनिया में यह बात फैल जाती है कि धूमकेतु तो टूट गया और ये किसी गांव में गिरेगा। 3 साल पहले का ताकि भी ये नजारा देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मित्सुहा अपने डैड के पास पहुंच गई होती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो धूमकेतु का टुकड़ा इतोमोरी में गिर जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली सुबह हम ताकि को नींद से उठते देखते हैं। वो रात को यहीं सो गया था। ताकि अब सब भूल चुका होता है और कहता है मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके बाद ऐसे ही कई दिन, कई महीने और कई साल गुजर जाते हैं और ताकि हमेशा
हमेशा किसी को ढूंढता रहता है, पर उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो किसे ढूंढ रहा है। उसे ऐसा हमेशा फील होता रहता है जैसे वो अधूरा है, जैसे वो कुछ तो भूल गया है, पर उसे पता नहीं होता कि वो क्या है। ताकि का नेचर भी अब बहुत ही बदल गया होता है और वो अपने में ही खोया खोया रहता है। उसकी इसी अजीब आदतों की वजह से उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही होती है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है, तभी उसे बहुत समय बाद मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है, जो बहुत समय बाद कुछ काम से यहाँ आई थी। वो दोनों काफी समय बाद मिलते हैं और अपनी पुरानी बातें फिर याद करते हैं। ओकुदेरा उसे कहती है, याद है जब तुम हाई स्कूल में थे तब हम एक बार इतोमोरी गए थे। ताकि उसे कहता है, हाँ मुझे वो याद है। उस बात को पूरे 5 साल हो गए हैं, पर मुझे ये याद ही नहीं है कि मैं वहाँ किससे ढूंढने गया था। मैं अब काफी कुछ भूल सा गया हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मैंने पूरी रात वहाँ पहाड़ में अकेले ही बिताई थी। ना जाने क्यों तब मेरी बहुत दिलचस्पी उस धूमकेतु वाली घटना में थी। धूमकेतु के आधे हिस्से ने एक शहर को तबाह कर दिया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सभी लोग जिंदा बच गए। उस वक्त मैंने इस बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी थी। उस वक्त जिस चीज में मैं खो सा गया था, आज मैं उस चीज को भूल सा गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उस रेस्टोरेंट में मित्सुआ के वो 2 दोस्त तेशी और सायका भी बैठे होते हैं। ताकि उन्हें देखता तो है पर पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो एक ब्रिज से गुजर रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की गुजरती है, जिससे उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो पीछे मुड़ के उसे देखता है और आगे चला जाता है। वो लड़की भी उसे पीछे मुड़ के देखती है और आगे चली जाती है। इसके बाद आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स सीन, जब कुछ दिनों बाद ताकि एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी उसे अपने सामने एक दूसरी ट्रेन में एक लड़की दिखती है। वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ होती है। वो दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें गूज़बम्स आ जाते हैं। वो दोनों अगले स्टेशन में रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह भागते हैं। वो एक दूसरे को हर जगह ढूंढते हैं, फिर जाके कहीं वो स्टेयर्स के सामने आमने सामने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते, पर उन्हें एक अलग सा एहसास महसूस होने लगता है। वो चुपचाप किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के पास से आगे निकल जाते हैं। दोनों बहुत ही बुरी तरह घबरा रहे होते हैं। तभी ताकि हिम्मत करके उससे कहता है, हम लोग शायद पहले भी कभी मिल चुके हैं, है ना? मित्सुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं और हंसते हुए कहती है, हाँ शायद। दोनों को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जिसे इतनी सालों से ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया हो। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम? और इसी के साथ हमारी प्यारी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ मैं जानता हूँ अभी आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, बहुत सी बातें होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये सब था क्या। तो ज्यादा टेंशन मत लो, शांत हो जाओ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सुनो, योर नेम की कहानी माकोतो शिनकाई ने लिखी है। माकोतो शिनकाई जापान के एक बहुत ही जाने माने एनिमे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और कुछ नेक्स्ट लेवल कहानियां लिखने के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर हैं। वेदरिंग विद यू और द गार्डन ऑफ वर्ड्स जैसे मास्टरपीस भी इन्होंने ही लिखे हैं। तो बात करते हैं अब योर नेम की कहानी की। कहानी का प्लॉट इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। 2 टीनेजर्स होते हैं, मित्सुआ और ताकी। दोनों के बीच में 3 साल का टाइम डिफरेंस होता है, पर इसके बावजूद उन दोनों के बीच कुछ ऐसा मैजिकल कनेक्शन बन जाता है जिससे उनकी समय रेखा आपस में जुड़ जाती है और वो हर अल्टरनेट डेज में अपने शरीर बदलने लग जाते हैं। तो अब कहानी को स्टोरी के हिसाब से नहीं बल्कि क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कुछ 12 मेन इंसिडेंट्स को देख के कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं, जिससे आपके सारे क्या क्यों कैसे मिट जाएंगे। पहला इंसिडेंट, द फर्स्ट कॉमेट स्ट्राइक्स। क्या आपको पता है कि इतोमोरी में इतनी बड़ी लेक आखिर कैसे बनी थी? वो इसलिए बनी थी क्योंकि वहाँ पर पहले भी हजारों साल पहले एक धूमकेतु गिर चुका था। जी हाँ, तो इसी से हमारी पहली थ्योरी बनती है, जिसके अकॉर्डिंग ये सपने जिसमें 2 लोग आपस में शरीर बदलते हैं, ये मित्सुआ के परिवार को पूर्वजों के जमाने से चले आ रहे हैं। इसका रेफरेंस आपको तब मिला होगा जब ताकि मित्सुआ के शरीर में था और दादी ने उसे कहा था कि इस तरह के सपने उन्हें भी आया करते थे और उसकी मॉम को भी। मित्सुआ का परिवार मियामिज़ुकी देवता की वर्शिप करता था और शायद मियामिज़ुकी देवता ही उनके परिवार और उनके गांव को किसी भी जानलेवा हादसे से बचाने के लिए इस तरह के सपनों से उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। इससे उनके परिवार को होने वाली घटना का पूर्व अनुमान हो जाया करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतोमोरी में वो लेक भी हजारों साल पहले किसी धूमकेतु के गिरने की वजह से ही बनी थी। तब भी शायद मित्सुआ के पूर्वज इन्हीं सपनों की वजह से उस धूमकेतु से बचे होंगे और अपने गाँव के लोगों को भी बचाया होगा। अब मित्सुआ की फैमिली को इन सब चीजों के बारे में कुछ इसलिए नहीं पता होता क्योंकि आपको याद तो होगा ही कि मायागुरु की प्रसिद्ध अग्नि में सारे दस्तावेज नष्ट हो गए थे। तो सीधी सी बात है, आगे आने वाली जनरेशन को इन स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं मिल पाई कि इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का और ऐसे अजीब सपने आने के पीछे का आखिर कारण क्या है। बस खाली इन्होंने रिचुअल्स आगे चलाए रखे। दूसरा इंसिडेंट, मित्सुआज मदर्स डाइज। जब मित्सुआ पैदा हुई तो उसके 2 साल बाद उसकी मॉम की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद उसके पापा पूरी तरह टूट गए और घर बार छोड़कर पॉलिटिक्स में चले गए। उन्होंने मंदिर के रिचुअल्स परफॉर्म करना भी इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका भगवान से भरोसा उठ चुका था। दादी ने ही मित्सुआ और उसकी बहन को पाला पोसा और उन्हें रिचुअल्स परफॉर्म करने सिखाए। तीसरा इंसिडेंट, मित्सुआ परफॉर्म्स द कुचिकामे साके रिचुअल। जब मित्सुआ ने रिचुअल परफॉर्म करके अपना कुचिकामे साके बनाया तो उससे अपने मियामिज़ुकी देवता को चढ़ाने से पहले उसने एक विश मांगी थी कि वो अगले जन्म में टोक्यो सिटी का कोई हैंडसम लड़का बनना चाहती है। अब इस इंसिडेंट पर भी बेस्ड कुछ थ्योरीज बनी है जो ये जस्टिफाई करती है कि ताकि और मित्सुआ की बॉडी स्वैपिंग आखिर क्यों और कैसे हो रही थी। एक तो हमने पहले ही देख लिया कि मियामिज़ुकी देवता ही मित्सुआ की फैमिली को किसी भी अनहोनी से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बॉडी स्वैपिंग करते थे। और दूसरी थ्योरी इस कुचिकामे साके रिचुअल पर बेस्ड है। थ्योरी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जापानीज कल्चर में लाल धागे की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। वो मानते हैं कि
जब कोई अपने हाथों से धागे को बनाता है तो उनके और उनके नेचर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बिल्ट होता है। ये एक तरह का जरिया होता है सीधा भगवान से कनेक्शन बनाने का। और साथ ही जब वो ये लाल धागा अपने लव्ड वन को देते हैं तो उनके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ट होता है। ये कनेक्शन उनके बीच लव, फेथ, प्रोटेक्शन और होप को सिंबलाइज करता है। हम भी तो हमारे कल्चर में ऐसा ही कुछ मानते हैं कि पुजारी जब हमारे हाथ में लाल डोरी बांधता है तब उससे हमारे और भगवान के बीच में एक कनेक्शन बनता है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मित्सुआ ने रिचुअल्स को परफॉर्म करने से पहले अपने हाथों से एक लाल धागा बनाया था। उसने वही धागा रिचुअल को परफॉर्म करती बार पहन रखा था, जिससे उसके और उसके इतोमोरी शहर के बीच एक कनेक्शन बन गया। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद उसने जो विश मांगी थी कि वो दूसरे जन्म में किसी बड़े शहर का खूबसूरत लड़का बनना चाहती है, उसने उस वक्त अपने हाथ में अपना कुचिगा में साके भी पकड़ रखा था। आपको याद तो होगा ही कि दादी ने भी एक जगह बताया था कि कुचिगा में साके उसका आधा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो फिर क्या इन सब चीजों और इस रिचुअल की वजह से एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हुआ जिसकी वजह से उसकी ये विश 3 साल बाद वाले ताकी के साथ शरीर बदल के पूरी हुई। उसने अपना आधा हिस्सा ताकी के साथ शेयर किया, जो कि उसकी एक तरह की नेक्स्ट लाइफ थी, क्योंकि वो 3 साल बाद वाले समय में इस दुनिया में तो थी ही नहीं बल्कि कब की मर चुकी थी, पर फिर भी ताकी बनकर जिंदगी जी रही थी। चौथा इंसिडेंट, ताकी सबमिटेड कुचिगा में साके फ्रॉम मित्सुहा's बॉडी। एक दिन ताकी मित्सुहा की बॉडी में उठता है और अपनी दादी और छोटी बहन के साथ मियामिजुकी देवता की कब्र पर जाकर मित्सुहा का बनाया हुआ कुचिगा में साके समर्पित कर देता है। इस इंसिडेंट पर भी बेस्ड एक थ्योरी है जिसे हमें हमारे एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि आखिर एक सीन में जब मित्सुहा और ताकी सोकर उठते हैं तो वो अचानक रोने क्यों लग जाते हैं। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ताकी को मित्सुहा की बॉडी में रहकर कुचिगा में साके श्राइन में समर्पित करने जाना पड़ जाता है तब उसे एक जगह एक नदी क्रॉस करनी होती है। आपको याद तो होगा ही कि मित्सुहा की दादी ने उसे उस वक्त बताया था कि इस नदी को क्रॉस करते ही तुम काकुरियो यानी कि पाताल में पहुंच जाओगे, तो वहाँ से तुम्हें वापस अपनी दुनिया में आने के लिए अपनी कोई बेशकीमती चीज यही भेंट चढ़ानी होगी। क्योंकि वो कुचिगा में साके तो ताकी का था ही नहीं, तो उसने वहाँ इसका मतलब अपनी ओर से कुछ भी भेंट नहीं चढ़ाया, जिसकी वजह से उसे अपना मित्सुहा के साथ कनेक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ गया। यानी कि आज के बाद ताकी और मित्सुहा ना ही कभी शरीर बदलेंगे और ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ याद रख पाएंगे। वो धीरे धीरे एक दूसरे को पूरी तरह से भूलने लग जाएंगे। इस बात से अनजान वो दोनों जैसे ही अगली सुबह अपने अपने शरीर में उठते हैं तो वो अपने आप को रोता हुआ पाते हैं। उनकी सोल को ये पता लग चुका था कि वो आज के बाद फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ना ही वो अब एक दूसरे को याद भी रख पाएंगे। लेकिन उनके दिमाग को ये बात पता ही नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके थे। वो एक दूसरे को कभी भी खोना नहीं चाहते थे। उनकी आत्माएं इस बात की वजह से रो रही थी, पर उनका दिमाग तो इस बात से अनजान, ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो क्यों रो रहे हैं। इसी वजह से मित्सुहा को भी अजीब सा ताकी को खोने का एहसास होता है और वो उसे ढूंढने टोक्यो निकल जाती है। इसी क्वेश्चन के और भी 2 डिफरेंट आंसर्स हैं। पहला तो ये कि उनकी सोल को ये पता लग चुका था कि मित्सुहा अब मरने वाली है। ये इनका बॉडी स्विचिंग का आखिरी दिन था। आज के बाद वो फिर कभी वापस एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। और दूसरा आंसर तो ये है कि मित्सुहा इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो भी ताकी को लाइक करती है, पर उसी ने ही ताकी की ओकुदेरा के साथ डेट फिक्स करवा दी, तो उसे इनसिक्योरिटी हो गई। बाकी ताकी क्यों रोया, इस बात को ये आंसर जस्टिफाई नहीं करता। 5वां इंसिडेंट, मित्सुहा फाइंड्स ताकी। पिछले इंसिडेंट के बाद मित्सुहा ताकी से मिलने को टोक्यो चली जाती है, पर ताकी उसे पहचान ही नहीं पाता। पहचानता भी कैसे, क्योंकि वो ताकी 3 साल बाद वाला ताकी नहीं बल्कि मित्सुहा के समय वाला ही ताकी था। अभी तो वो 3 साल बाद जाके कहीं मित्सुहा के साथ अपना शरीर बदलेगा, तो उसे अभी कैसे ही पता होगा कि ये मित्सुहा आखिर है कौन। मित्सुहा को भी क्योंकि टाइम डिफरेंस के बारे में पता नहीं होता, तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा। ट्रेन से बाहर धके जाने से पहले वो किसी तरह ताकी को अपना लाल धागा पकड़ा देती है, जो ताकी अपने हाथ में हमेशा अब से बांधे रखता है। इस इंसिडेंट पर बेस्ड हमें एक थ्योरी मिलती है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देती है। क्वेश्चन ये है कि ताकी ने तो अपनी यादों को श्राइन में सैक्रिफाइस कर दिया था, तो मित्सुहा के मरने के बाद भी वो कैसे इतोमोरी शहर और मित्सुहा को याद रख पाता है। जैसे कि मैंने आपको इस लाल धागे के बारे में पिछली थ्योरीज में भी कुछ बातें बताई थी। बस उन्हीं रीजंस की वजह से मित्सुहा का ताकी को अपना लाल धागा दे देने के बाद उन दोनों के बीच फिर से एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। इसी कनेक्शन की वजह से वो इतोमोरी और मित्सुहा को पूरी तरह भूला नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा याद रख पाया। 6वां इंसिडेंट, द कॉमेट स्ट्राइक्स अगेन। कुछ दिनों बाद दूसरा धूमकेतु इतोमोरी में गिरता है, जिसमें बाकी सब लोगों के साथ मित्सुहा भी मर जाती है। क्योंकि अब मित्सुहा मर चुकी थी, तो उन दोनों के बीच बॉडी स्वैपिंग बंद हो जाती है। ताकि इस बात से बेखबर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसकी मित्सुहा के साथ बॉडी स्वैप क्यों नहीं होती, तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि जिस मित्सुहा के साथ वो कुछ दिनों पहले अपने शरीर बदला करता था, वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। 7वां इंसिडेंट, ताकी विजिट्स द श्राइन। इसके बाद ताकी मियामिजुकी देवता की कब्र के पास जाता है, जहाँ वो मित्सुहा का आधा हिस्सा यानी कि कुशिका में साके पी लेता है। उसे पीते ही उसके हाथ में लगाए हुए मित्सुहा के धागे की वजह से दोबारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और वो एग्जैक्ट धूमकेतु के गिरने वाले दिन सुबह मित्सुहा के शरीर में उठता है। 8वां इंसिडेंट, ताकी ट्राइज टू सेव मित्सुहा। ताकी इतोमोरी के लोगों और मित्सुहा को बचाने की कोशिश करता है। 9वां इंसिडेंट, ताकी एंड मित्सुहा मीट। शाम को थक हार के वो श्राइन जाता है। सेम जगह में डिफरेंट समय में मित्सुहा और ताकी एक दूसरे के शरीर में होते हैं,
पर अचानक वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अपने अपने शरीर में एक दूसरे से मिलते हैं ताकि मित्सुआ को उसका वो लाल धागा वापस लौटा देता है जो उसने उसे 3 साल पहले दिया था। इस इंसिडेंट पर बेस्ड एक थ्योरी है जिसे हमें एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि अगर मित्सुआ और ताकी के बीच 3 साल का टाइम डिफरेंस था तो वो एक ही जगह एक ही समय में कैसे मिल पाए। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जिस समय वो दोनों वहाँ होते हैं उस समय शाम हो जाती है और सूरज ढलने लग जाता है। इस समय को मैजिकल आवर माना जाता है, तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। आपको याद तो होगा ही कि मित्सुआ के टीचर ने भी इस मैजिकल आवर के बारे में शुरू में बताया था। 10वां इंसिडेंट, मित्सुआ सेव्स इतोमोरी। मित्सुआ अपने गांव को बचाने वापस लौट जाती है और ताकि भी मैजिक आवर खत्म होते ही अपने समय में वापस आ जाता है। इस वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जिसमें मित्सुआ और उसके गांव वाले कभी मरे ही नहीं होते। इस इंसिडेंट पर भी एक थ्योरी बनी है जिसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि एंड में आखिर मित्सुआ और इतोमोरी शहर के सभी लोग आखिर कैसे बच जाते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मित्सुआ अपने डैड के पास पहुंचती है तो उसके डैड मित्सुआ की बात मान लेते हैं और पूरे शहर के लोगों को मित्सुआ के प्लान के मुताबिक कोल बिल्डिंग में ले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर अब मित्सुआ की बात कैसे मान गए, तो शायद आपको याद तो होगा ही कि एक सीन में मित्सुआ उनका गला पकड़ लेती है। तब वो उसे कहते हैं कौन हो तुम। इस सीन से हम जज कर सकते हैं कि उन्हें ये शक हो ही गया था कि मित्सुआ के अंदर इस वक्त कोई और है, और साथ ही क्योंकि मित्सुआ के परिवार में ये सपने पूर्वजों के जमाने से चले आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके पापा ने भी ये सपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किए ही होंगे, तो वो समझ ही गए होंगे कि मित्सुआ सच कह रही है। 11वां इंसिडेंट, ताकि इन मित्सुआ फॉरगेट। समय के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को भूलने लग जाते हैं। उनकी एक दूसरे के बारे में हर एक यादें मिट जाती है, पर उनका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि जैसे उनके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। उनके दिल को हर पल एक दूसरे की कमी महसूस हो रही होती है, पर उनके दिमाग को पता ही नहीं होता कि किसकी कमी। वो हर पल सोचते रहते हैं कि आखिर वो है क्या चीज जिसके बिना वो नहीं रह सकते, जिसके लिए वो इतना बेचैन है। इस इंसिडेंट को जस्टिफाई करने के लिए भी एक थ्योरी है जो हमारे इस कहानी के सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देती है। मैजिकल आवर खत्म होते ही ताकि मित्सुआ का नाम और धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ही क्यों भूल जाता है, और साथ ही मित्सुआ भी ताकि को क्यों भूलने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ताकि मित्सुआ का वो धागा उसे वापस लौटा चुका होता है, जिससे उन दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ये धागा ही तो था जो ताकि के श्राइन में अपनी यादों को भेंट चढ़ाने के बाद भी इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रख पा रहा था। इस धागे की वजह से ही तो ताकि वहाँ तक पहुँच पाया और वापस बॉडी स्विच कर पाया। अब जब ये ही नहीं रहा तो इन दोनों के लिए एक दूसरे की एग्जिस्टेंस ना के बराबर हो जाएगी। 12वां इंसिडेंट, ताकि एंड मित्सुआ फाइंड ईच अदर। काफी सालों के बाद दोनों एक दूसरे को ट्रेन में देखते हैं और उनके बीच में फिर से कनेक्शन बिल्ड होने लग जाता है। वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं और फाइनली एक अलग से एहसास के साथ एक दूसरे का नाम पूछते हैं। इस इंसिडेंट पर बेस्ड एक थ्योरी से हमारे दूसरे सबसे बड़े सवाल का आंसर मिल जाता है कि आखिर ताकि और मित्सुआ के बीच में तो 3 साल का टाइम डिफरेंस था, फिर भी वो एक दूसरे को कैसे मिल पाते हैं। ये सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर अगर आप गौर से थोड़ा सोचें तो आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ताकि और मित्सुआ के बीच में 3 साल का टाइम डिफरेंस था, तो 5 साल बाद वाला ताकि और 8 साल बाद वाली मित्सुआ एक ही समय में तो होंगे। दोनों किसी की तलाश कर रहे होते हैं, पर जैसे कि उन्हें कुछ याद नहीं होता किसकी। इतोमोरी तो पूरी तरह तबाह हो गया था, तो मित्सुआ भी अब प्रेजेंट टाइम में टोक्यो सिटी में रह रही थी। इसका मतलब अब वो दोनों एक ही समय में एक ही शहर में होते हैं, इसलिए वो दोनों मिल पाते हैं और फिर से उनका कनेक्शन आपस में बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मूवी को ओपन एंडिंग के साथ छोड़ दिया गया है। अब जो भी आप अपने हिसाब से सोचना चाहते हो कि आगे क्या हुआ होगा वो आप सोच सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से बॉन्ड शेयर करेंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे और फिर शादी करके एक मस्त हैप्पी वाली लाइफ जिएंगे। फाइनली एट लास्ट मैं आपको एक अलग ही थ्योरी बता के वीडियो को एंड करता हूँ। एक थ्योरी ऐसी भी है कि कुदरत चाहती थी कि ताकि मित्सुआ और उसके गाँव के लोगों को बचा ले, जैसे कुदरत चाहती थी कि वो शख्स जो उसे बहुत प्यारा है वो उसे मिल जाए, जैसे कुदरत ने ही ताकि की मित्सुआ को बचाने में और उसे मिलने में मदद की हो। हमें पूरी कहानी में ये बार बार देखने को मिला जैसे ताकि खुद अपने दिमाग से नहीं बल्कि नेचर ही बार बार उसे संकेत दे के उसे चला रहा हो। यहाँ पर मुझे ओम शांति ओम मूवी का शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ रहा है कि कहते हैं अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो भैया जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे भी सुनते जाओ। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना जरूरी नहीं, बस आपको ये जो मैं कहने वाला हूँ वो बस सोचना है। जरा सोचो, अगर ये सब जो कहानी में ताकि के साथ हुआ ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो जाए, आप अपने दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों को ये सब शेयर करते पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता, आप खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते कि ये सब सच में हुआ भी था या बस मेरा एक वहम था। जरा सोचो वो एहसास कैसा होगा जहाँ आप किसी को बेहद प्यार करते हो पर आपको पता ही नहीं है कि आखिर वो है कौन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस मास्टरपीस के बारे में जान पाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।